हम उनसे आग्रह करते हैं कि दीप प्रज्वलन कर राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन के बाद मंच पर आएंगे। भाई ब्रह्म प्रकाश जी दीप प्रज्वलन के लिए, डॉक्टर राजेश सिंह जी, असिस्टेंट प्रोफेसर छोटे भाई आशीष त्रिपाठी जी से आग्रह है कि आगे हम दीप प्रज्वलित करें। भाई ब्रह्म प्रकाश जी, प्रोफेसर आशीष त्रिपाठी जी, आकाश जी, भाई स्नायन जी, टंडन जी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद हम अपने सम्मानीय मुख्य अतिथि महोदय से और विशिष्ट अतिथि से आग्रह करेंगे कि आएँ और मंच पर स्थान ग्रहण करें। मित्रों, आज भारत रत्न और महान स्वतंत्रता सेनानी राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन की जयंती समारोह हम लोक सेवक मंडल के तत्वावधान में आयोजित कर रहे हैं। इस सभागार में उपस्थित हमारे सभी माननीय अतिथिगण और समाज से जुड़े अन्य सम्मानित लोग, छात्र छात्राओं और हम देखते हैं बहुत से हमारे अधिवक्ता गण हैं। आप सभी का बहुत स्वागत मैं कार्यक्रम में इस समारोह में करता हूँ और कार्यक्रम शुरू हो चुका है। इसके क्रम में मैं सबसे पहले, जैसा कि अभी दीप प्रज्वलन और राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी के चित्र पर पुष्पांजलि हो चुकी है और हमारे मंच पर जो भी इसमें उपस्थिति है हमारे सम्मानित अतिथियों की, मैं चाहूँगा कि उनका स्वागत कुछ के द्वारा किया जाए और आँख में मुझे लगती है तो हम हमारे आज के जो सम्मानित वक्तागण हैं और जो आज कुछ समाज से जुड़े ऐसे विभूतियां हैं जिनका हम इस मंच के द्वारा सम्मान भी करेंगे, उन सबके और आप सभी जो छात्र छात्राएं सभागार में उपस्थित हैं, आप सबके स्वागत के लिए मैं गांधी अकादमिक संस्थान के निदेशक श्री ओम प्रकाश शुक्ला जी को मंच पर बुलाता हूँ। डायस पर आए, कृपया आप सबका स्वागत भाषण और इस कार्यक्रम की रूपरेखा आप सबके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। ओम प्रकाश शुक्ला वाली बजानी मिल गई। आज के कार्यक्रम के बना रही हूँ, मुख्य अतिथि मैं वीडियो बना रही हूँ। इलाहाबाद हाईकोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति श्री शेखर कुमार यादव जी, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी की जयंती के पावन पर हमारे बेंच बतौर मुख्य अतिथि बेहद सरल, सहज और विनम्र व्यक्तित्व के शख्सियत, जिनसे मिलकर लगता है कि दिल को छू लेने वाली एक शख्सियत हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में है। हम तहे दिल से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हमारा ये प्रांगण, यह परिसर, हम सब अपने बीच आपको मुख्य अतिथि के रूप में पाकर के गौरवान्वित और सम्मानित महसूस कर रहे हैं। हमारे बीच लोक सेवक मंडल के सचिव, प्रख्यात शिक्षाविद, समाजकर्मी बड़े भाई ब्रह्म प्रकाश जी मौजूद हैं। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच डॉक्टर राजेश सिंह जी, हमारे डॉक्टर ताराचंद छात्रावास के प्रिय अनुज रहे, अंतर्वासी रहे और बेहद साफ सुथरी वेदांत छवि के व्यक्तित्व। राजनीति में पिछले 2-3 दशक में विश्वविद्यालय की राजनीति में इतना वेदांत चेहरा मैंने नहीं देखा। हमारे बीच हम आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच
छोटे भाई सिनान यादव जी हैं, आजमगढ़ की सरजमीन से निकलकर डॉक्टर ताराचंद छात्रावास में हम दोनों लोग एक ही साथ रहे। हमें लगता है कितना समय उनका अपने पेरेंट्स साथ नहीं बीता जितना हमारे साथ बीता। ना तो सरल हैं, ना विनम्र हैं, ना सहज, लेकिन बेहद क्रांतिकारी हैं, बेहद जुझारू व्यक्तित्व के धनी हैं और लगातार खासतौर से दिव्यांगों के सवाल पर आज राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने अपनी पहचान बनाई है, जो सामाजिक कार्य किया है। और हमने विकलांगों के दर्द को उनके साथ रह करके महसूस किया और उनके साथ रह करके जुड़े और काम किया। हमारे बीच में जो हमें जानते हैं वो पूरी तरह से भाई सिनान यादव जी को उनकी लोकप्रियता का अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि प्रतापगढ़ जनपद में हमारा विद्यालय चलता है। विद्यालय कम सफल रहा, हमारे पूरे परिवार ने जिस विद्यालय की जमीन को करोड़ों की जमीन मेरी माँ ने गर्ल्स कॉलेज ले दिया था, छोटे भाई हमारे जब कास्ट और डिप्टी कमिश्नर, उन्होंने हमने और मेरी माँ ने प्रस्ताव दिया कि विद्यालय भवन सहित श्री नारायण यादव को दान कर दिया जाए, वो चला ले जाए। तो निश्चित रूप से ये बड़ी हमारे बीच छोटे भाई आशीष त्रिपाठी जी, कई रिश्ते हैं इस संस्थान से। इस संस्थान के शुरुआती बैच के हमारे विद्यार्थी भी रहे, डॉक्टर ताराचंद छात्रावास के अंतर्वासी रहे और हमें गर्व है कि आज की तारीख में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। बहुत ही विद्वान शख्सियत हैं, और विनम्र शख्सियत हैं। हमारे बीच हैं छोटे भाई प्रोफेसर आशीष त्रिपाठी जी, हम आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच शिक्षाविद और वरिष्ठ समाजसेवी भाई रवि प्रकाश जी हैं, हम आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच दिव्यांग समाजसेवी भाई लौलेश सिंह जी, भाई सगीर जी, आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। छोटे भाई आकाश जी, घनश्याम जी, रवि कुमार लेखक जी, आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच इस संस्थान में माननीय मुख्य अतिथि महोदय को, न्यायमूर्ति महोदय को हम अवगत कराना चाहते हैं कि एक निःशुल्क विधि परामर्श केंद्र चलता है जो समाज के गरीब और जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने का काम करता है। आज की तारीख में उसका जो कमान संभाल रहे हैं वो छोटे भाई अंशुमान त्रिपाठी जी हैं। मैं चाहूँगा कि बार खड़े हो जाएंगे अपने स्थान से, बाकी साथी परिचित हो जाएंगे। भाई अंशुमान त्रिपाठी जो पूरी कमान उसको विधि परामर्श केंद्र की संभालते हैं और उनके साथ हमारे बाकी साथी अधिवक्तागण हैं। हम आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं और एक एक करके मुझे लगता है हम सारे नाम लेंगे। छोटे भाई मौर्य जी हैं, सबका स्वागत करते हैं, तो बहुत लंबा टाइम चला जाएगा। माननीय न्यायमूर्ति महोदय को हमारे बीच से निकल करके फिर दूसरे कार्यक्रम में जाऊँ। दो शब्द स्वागत के साथ साथ आज के विषय के संदर्भ में और ये परिसर हमारा क्या काम करता है उसके संदर्भ में अवगत करा दें। लोक सेवक मंडल संस्थान आज पूरे देश में, दिल्ली में लाजपत नगर में कॉलेज चलता है, गुजरात में मेडिकल कॉलेज है, उड़ीसा में अखबार निकलता है, पुणे से लेकर महाराष्ट्र से लेकर के देश के तमाम राज्यों में लोक सेवक मंडल की यूनिट काम कर रही है। और इस लोक सेवक मंडल जिसकी स्थापना पंजाब के श्री स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय जी ने किया, उसकी कमान कभी भारत रत्न राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने संभाली, फिर उसकी कमान स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी जो प्रधानमंत्री रहे। मुझे लगता है कि एकमात्र प्रधानमंत्री अब तक रहे जिनका नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। आज तक उनका कोई आलोचक नहीं मिलता जो शास्त्री जी का नाम लेता है तो आस्था और श्रद्धा से लेता है। और ये परिसर जहां हम सब बैठे हैं, इसका उद्घाटन खुद उपराष्ट्रपति महोदय ने किया। आज इस परिसर में तमाम सारी शैक्षिक सामाजिक गतिविधियां साल भर चलती हैं। एक बड़े हिस्से में, पीछे के हिस्से में गांधी अकादमी संस्थान और सागर IAS अकादमी चलता है, जिसमें बहुत सारे विद्यार्थी प्रतियोगी छात्रों परीक्षाओं का मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। यह परिसर आज राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी की जयंती के पावन पर्व पर हम सब इकट्ठा हुए हैं एक संगोष्ठी को लेकर के। हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय न्यायमूर्ति महोदय हैं। एक तो छोटे से बिंदुओं पर जो चीजें हमको उद्वेलित करती हैं
और हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों के जन्मदिन या पुण्यतिथि पर खड़े होते हैं, एक सवाल जो मुझे कचोटता है, जिसको लेकर के बार बार आना पड़ता है बीच में। कल मैं पार्लियामेंट में सुन रहा था, जाति को लेकर के वहां भी सवाल था। जाति आधारित जनगणना की बात करने वाले लोगों से जब जाति पूछी गई तो जो उसका नेतृत्व कर रहे थे द्रौपदी मुर्मू। आश्चर्य होता है कि बिहार में जहां पर एक मुहिम चली थी, लोग अपने नाम के आगे सरनेम नहीं लगाएंगे, सिर्फ कुमार लिखेंगे। आप याद करिए कि मीरा कुमार जी लोकसभा की स्पीकर थी, नीतीश कुमार जी थे, लालू प्रसाद जी थे, तमाम ऐसे नाम। आज उनके माननीय न्यायमूर्ति महोदय में राजनीति के संदर्भ को चर्चा नहीं करूंगा। एक मुहिम चली थी कि लोग अपना सरनेम नहीं लिखेंगे ताकि जाति पूर्वाग्रह से हमारा समाज मुक्त। आज उन्हीं के उत्तराधिकारी, उन्हीं के वंशज इस देश में आजादी के इतने सालों बाद फिर जाति आधारित जनगणना की बात। आज हम देखते हैं हमारे तमाम नौजवान साथी अपना सरनेम लिखने से संकोच महसूस करते हैं, कहीं उनके साथ अन्याय अत्याचार न हो। आज लोक सेवा आयोग में जब किसी का फॉर्म जाता है इंटरव्यू के लिए तो उस पर सरनेम नहीं लिखा जाता, कहीं उसके साथ कोई अन्याय अत्याचार न हो जाए। आज की तारीख में बड़े पैमाने पर इंटरकास्ट मैरिज हो रहे हैं। आज के पैमाने की तारीख में हम देखते हैं कि समाज तेजी से जाति के पूर्वाग्रह से ऊपर निकल रहा, उस दलदल से ऊपर निकल रहा। आज हम किसी के जन्मदिन पर जाते हैं, किसी बच्चे के, किसी के शादी के सालगिरह में जाते हैं, कहीं तिलक में जाते हैं, कहीं शादी में जाते हैं, तो हमें मोर देन 50% लोग ऐसे मिलते हैं जो आयोजक की अपनी बिरादरी के नहीं होते हैं, सारे बिरादरी के लोग वहां दिखते हैं। इसका मतलब समाज हमारा तेजी से बदल रहा है। आज वापस हमको उस जाति के दलदल में घुसाने की कोशिश की जाती है। सोशल मीडिया हमको समाज को दारू के ढेर पर खड़ा कर रहा है। आज जब कहीं दंगे फसाद होते हैं, पहला काम होता है कि नेट बंद कर दिया जाता है ताकि लोगों को ना पता चले। हम सब जातिवादी नहीं हैं, हमको जातिवादी बनाया जा रहा है। हम सब सर गांव के किसान परिवार से निकल करके आए, वहां पर हमने बचपन में सुना कि समाज पढ़ लेगा, आगे बढ़ जाएगा तो जातिवाद की समस्या हल हो जाएगी। हमने बचपन में अपने गांव में देखा कि आसपास में अगर गांव में रात को 12 बजे 1 बजे भी कहीं आग लगती पड़ोस के गांव में, तो आदमी नंगे पैर बाल्टी लेकर के आग बुझाने दौड़ पड़ता। उस वक्त उसके जहन में सवाल नहीं होता था कि आग हिंदू के घर में लगी या मुसलमान के घर में लगी। वो ये नहीं सोचता था कि आग ठाकुर पंडित यादव पटेल किसके घर में लगी। जिस दिन मैं वो कल्पना करके शरीर कांप जाता है कि जिस दिन इस देश का आदमी, इस देश का किसान मजदूर रात में आग लगने पर बाल्टी उठाने से पहले ये तय करना शुरू कर देगा कि आग हिंदू के घर में लगी या मुसलमान के घर में लगी है। ये तय करना शुरू कर देगा कि आग दलित, अगड़े या पिछड़े के घर में लगी है। ये तय करना शुरू कर देगा कि आग ठाकुर पंडित यादव पटेल किसके घर में लगी है। उस दिन यकीन माने दुनिया की कोई ताकत इस देश को बचा नहीं सकती। आज हम सब जाते हैं रास्ते में, आप देखिए साथियों, हम सभी इस चीज को करते हैं। कोई दुर्घटना हुई है, कोई एक्सीडेंट हुआ है तो तुरंत आप अपनी बाइक रोकते हैं, गाड़ी रोकते हैं, चाहे परीक्षा देने जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, उसको उठाते हैं, अस्पताल पहुंचाते हैं। क्या आप उठाने से पहले उसका आधार कार्ड निकाल करके देखते हैं उसकी बिरादरी क्या है, उसकी जाति क्या है? जाति देख करके एम्बुलेंस बुलाएंगे? ऐसा तो नहीं करते हैं। इसका मतलब आप जातिवादी नहीं हैं, आप अच्छे इंसान हैं। लेकिन सोशल मीडिया समाज को बारूद के ढेर पर खड़ा करता है। डेली एक जाति का इंजेक्शन उसके शरीर में लगा रहा है। वो जातिवाद का जहर इस समाज को बारूद के ढेर पर खड़ा कर रहा है। आने वाले कल में मैं इसलिए बात करता हूँ कि माननीय न्यायमूर्ति महोदय हैं, अदालतें हमारी स्वतः संज्ञान लेती हैं, तमाम मामलों पर निर्णय लेती हैं। तो हम इस तरह से आग्रह करना चाहेंगे कि जिस तरह से तमाम मामलों का संज्ञान लिया जाता है, जब दंगे फसाद इस देश में होते हैं तो किसी पर्टिकुलर इलाके पर सोशल मीडिया पर निगरानी नियंत्रण शुरू कर दिया जाता है। क्या पोस्ट कर रहा है, कोई उल्टा सीधा पोस्ट करेगा, तुरंत कार्रवाई हो जाएगी। तो क्या ये व्यवस्था साल के 365 दिन के लिए पूरे देश में लागू नहीं हो सकती है कि सोशल मीडिया पर आप अपनी तारीफ भले करें लेकिन किसी दूसरे जाति के विषय में अमर्यादित, अशिष्ट, अपमानजनक शब्दों का उपयोग नहीं कर सकते हैं। और जिस दिन ये रोक लग जाएगी मुझे लगता है समाज बच जाए। पहले सर हम लोग देखते थे कि कहीं लोग बस में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, पब्लिक प्लेस पर बैठे हैं, तो किसी के प्रति, किसी के दिमाग में किसी जाति को लेकर के कोई नेगेटिविटी रहती भी थी तो बोलने से पहले बार उसको डर, संकोच होता था कि क्या पता सामने वाला दूसरे बिरादरी को हो और उसको बुरा लग जाए। और वो बोलने के पहले 100 बार सोचता था, बोल नहीं पाता था,
उसके दिमाग की वो गंदगी उसी के दिमाग में धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, उसको खाद्य पानी नहीं मिलता। लेकिन सोशल मीडिया के आने के बाद से आज कश्मीर में बैठा हुआ आदमी अगर एक पोस्ट करता है किसी जाति को लेकर के, तो अगले 2 सेकंड में कन्याकुमारी तक बात पहुंच जाती है। तो सर के फैसले हम लोग पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं अखबारों में, तमाम ऐसे फैसले रहे बहुत दिल को छू लेते हैं। उस पर चर्चा करेंगे बहुत लंबा टाइम जाएगा, तो हम उस पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं उन तमाम फैसलों पर। इसलिए भी आपसे उम्मीद जगती है सर, आपके तमाम फैसलों को पढ़ करके सुन करके इसलिए भी आपको अपने बीच बतौर चीफ गेस्ट इन्वाइट किए हैं कि आने वाले कल में मुझे लगता है कि हमारे इन सवालों का जवाब, हमारी समस्याओं का समाधान माननीय न्यायमूर्ति शेखर यादव जी के किसी फैसले में देखने को मिलेगा। वो क्षण इस देश के लिए बहुत ही गौरव का क्षण होगा। और थोड़ा सा विलम्ब हो गया था होके आने में, तो आगे मैं चाहूँगा कि स्वागत का कार्यक्रम बुला लें। बहुत आभार ओम प्रकाश शुक्ला सर। और जैसा कि अभी कार्यक्रम का आगाज हो चुका है, हम चाहेंगे कि हमारे मंच पर विराजमान जो भी सम्मानित अतिथिगण हैं, मुख्य अतिथि और अध्यक्ष महोदय, हमारे बीच कुछ छात्र छात्राएं हैं, उनमें से हम तुरंत चाहेंगे कि वो स्वागत के क्रम में पुष्पगुच्छ द्वारा स्वागत करेंगे हमारे मुख्य अतिथि माननीय न्यायमूर्ति श्री शेखर कुमार यादव जी का। अंकिता सिंह, शिखा यादव और आशुतोष पांडे जी को मैं चाहूँगा कि वो आए और पुष्पगुच्छ द्वारा हमारे मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें। अंकिता सिंह, शिखा यादव और आशुतोष पांडे। इसी स्वागत के क्रम में मैं शिक्षक, अच्छा, हमारे माननीय मुख्य अतिथि जी को अन्य कार्यक्रम में जाना है, इसलिए इस क्रम को थोड़ा सा हम परिवर्तित करते हुए हम चाहेंगे कि हमारे मुख्य अतिथि महोदय का आज वक्तव्य हम सबको लाभान्वित करें अपने वक्तव्य द्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री शेखर कुमार यादव जी। मंचस्थ पदाधिकारीगण, मेरे सम्मुख बैठे हुए मेरी अदालत के कनिष्ठ अधिवक्तागण, साथ ही साथ इस एकेडमी के जो भी छात्र हैं एवं छात्र के अलावा जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, सबको मेरा सादर नमस्कार। बहुत अच्छा लगता है देख करके जब किसी महापुरुष का जन्मदिन हो, पुण्यतिथि हो, उसका आज का 90वां उसकी जयंती मनाता है। ये तो आए दिन देखने को आता है कि उम्र ये महापुरुषों की कदर नहीं करती, वो अपनी बाहों में बहता है। मेरे को बताया गया ये अकादमी जहाँ पर जो प्रतियोगी छात्र हैं उनको आगे बढ़ने में मददगार होते हैं, लोग शिक्षा देते हैं, दिशा निर्देश देते हैं, तो मेरा मन सहज हुआ कि मैं भी आपके बीच में आकर के 2 बात रखूं। बाकी आप पढ़ते हैं, पढ़ लिख करके बड़े भी बनते हैं, अच्छा पद भी प्राप्त करते हैं। एक चीज की जो कमी है वो मुझे लगता है कि मैं अपने युवा साथियों के बीच में जाकर जरूर कहूँ, क्योंकि समय का अभाव है, दूसरे कार्यक्रम में रहना है, तो बहुत छोटा सा विषय रख करके अपनी बात को खत्म करूँ। सबसे पहले
जिस महापुरुष के जन्मदिन पर हम लोग यही कार्यक्रम कर रहे हैं, उनके चरणों में मेरा सत सत नमन। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन कोई ऐसी शख्सियत नहीं थी जो आए और उन्होंने अपना नाम कमाया। उन्होंने बहुत कुछ खोया, आहुति दी, यहीं पैदा हुए, यहीं पढ़े, यहीं वकालत शुरू किया, लेकिन जब जरूरत देश के लिए आई तनिक भर भी उन्होंने सोचा कि अगर वकालत छोड़ देंगे तो नुकसान होगा, परिवार का नुकसान होगा, आर्थिक नुकसान होगा, देश की जरूरत है। गांधी जी ने आह्वान किया, देश के असहयोग आंदोलन में वो शामिल हो गए और आज देश के प्रमुख जो भी स्वतंत्रता सेनानी है उनका नाम हम लेते हैं। इसी कारण से उनको भारत रत्न का जो अवार्ड 1961 में मिला, उनके जीवन काल में मिला। 1962 में उनके निधन हो गया। सबसे अच्छी बात जो कि देश के आगे बढ़ाने में उन्होंने किया तो किया, हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी हो, इसके लिए उन्होंने अथक प्रयास किया। उनके अथक प्रयास का यह परिणाम रहा कि हमारी हिंदी भाषा, जिनके लिए राष्ट्रीय भाषा के रूप में उन्होंने बहुत काम किया और चाहा कि देश की हिंदी भाषा जो हमारी मातृभाषा है ये राष्ट्रीय भाषा हो, लेकिन कालांतर में आकर के कुछ ऐसे लोगों ने विरोध किया और कहा कि नहीं, हिंदी राष्ट्रीय भाषा नहीं होगी, हिंदी आधिकारिक भाषा, राज्य भाषा होगी। तो ये चीज टंडन जी का सपना साकार नहीं हो पाया। आज भी हमारी भाषा राष्ट्रीय भाषा नहीं, हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। मातृभाषा होने के बावजूद सबसे अधिक बोली जाने वाली, समझी जाने वाली, पढ़ी जाने वाली, लिखी जाने वाली भाषा हमारी हिंदी भाषा है, लेकिन राष्ट्रीय भाषा नहीं। आज भी ये राज्य भाषा के रूप में बनी हुई है। आज हम किसी समाज में जाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, तो हिंदी बोलने में शायद हमको उतना गर्व महसूस नहीं होता है जितना हमको अंग्रेजी बोलने में होता है। या फिर सामने वाला व्यक्ति आपसे आचरण में, आपसे ज्ञान में काफी अच्छा है, लेकिन हिंदी जानता है या अंग्रेजी नहीं जानता है या कम जानता है, और अगर सामने वाले ने इंग्लिश में आपसे बात कर ली तो आप उसको विद्वान समझ बैठते हैं। तो मेरा आज इन बच्चों के बीच में यही कहना है, राष्ट्रीय भाषा, राज्य भाषा, मातृभाषा मातृभाषा नहीं है। ये हमें कल्चर देती है, ये हमें सभ्यता बताती है, हमारी संस्कृति बताती है। जिस समय आप अपने राज्य भाषा, राष्ट्रीय भाषा से प्रेम करना सीख जाएंगे तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि आप जिस लक्ष्य पे लगे हुए हो उससे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। आज हमारे साथ जो बैठे हुए विद्यार्थी, प्रतियोगी छात्र हैं, इस बात को लेकर वे कुंठित हो जाते हैं कि हमें अंग्रेजी तो नहीं आती है, कम आती है, और अगर हमें अच्छी अंग्रेजी आती तो शायद हम प्रतियोगिता परीक्षा पास कर लेते। ये बिल्कुल नहीं है। अपनी भाषा में आप रखिए अपने विषय को। अब तो आप देख लीजिए, चाहे वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, ऐसे इंजीनियरिंग के क्षेत्र हो, हिंदी का प्रयोग हो रहा है, लोग उसको सम्मान भी कर रहे हैं। आपको भी अपनी प्रतियोगिता की पढ़ाई करते हुए, तैयारी करते हुए, जिस भाषा में आपको समझना, लिखना सरल लगता हो, अधिवक्ता बंधु बैठे हुए आज 90% वकील हाई कोर्ट के हिंदी में बहस करते हैं। 90 में जब हम लोग आए थे उस समय हिंदी का चलन नहीं था, अंग्रेजी था। अंग्रेजी में बहस करिए, अंग्रेजी में कोर्ट जज आपसे क्वेरी करेगा, अंग्रेजी में जजमेंट करेगा। लेकिन इसमें कमी आएगी,
90% वकील हिंदी में बहस करते हैं और ऐसे कुछ जजेस भी हैं जो हिंदी में जजमेंट देते हैं। मेरे पास 5 लिखने वाले स्टेनो हैं, जिनमें 3 मेरे पास हिंदी के हैं, बाकी समय अंग्रेजी में लिखवाना, लेकिन आधा जजमेंट मेरे को हिंदी में देना, ये गर्व महसूस होता है। आज आप लोग जानते होंगे बहुत से ऐसे मेरे निर्णय, बहुत से ऐसे जजमेंट जो समाज को छूते हुए हैं वो हिंदी में दिए, ऐसे बहुत से जजमेंट अंग्रेजी में दिए हैं, उसका उतना प्रसार नहीं हुआ है जितना हिंदी में दिया जजमेंट का प्रसार होता है। जाहिर सी बात है, एक क्लाइंट आपके पास आता है, पीछे बैठता है, बहस सुन रहा है, अंग्रेजी वकील साहब अंग्रेजी में बहस कर रहे हैं, जज साहब अंग्रेजी में पूछ रहे हैं, अंग्रेजी में लिखवा रहे हैं, क्लाइंट तो समझ ही नहीं पा रहा, मुकदमा मेरा है, केस मेरा है, ये क्या बहस हो रही है। जजमेंट आता है वो नहीं समझ पाता है ये जजमेंट क्या है। तो इस क्षेत्र में जो टंडन जी ने काम किया वो आज पल्लवित हो रहा है, पुष्पित हो रहा है, और आने वाले दिनों में अभी आप जैसे छात्राओं का सहयोग मिलता रहा तो ये वो दिन दूर नहीं, ये जो राज्य भाषा हमारी हिंदी है ये राष्ट्रीय भाषा के रूप में सुशोभित होगी। अंत में मैं अपनी 2 बात आप लोग जो विद्यार्थी बैठे हुए हैं कहकर समाप्त करूंगा। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक निष्ठा, ईमानदारी ये बहुत जरूरी है। लगन, निष्ठा, ईमानदारी, मेहनत ये बहुत जरूरी है। लेकिन इसी के साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो आपको ये सब होने के बावजूद भी आपको पीछे खींचती है, वो नारी का सम्मान। आज का नवयुवक नारी का सम्मान नहीं करता है। और आप ये मैं आपको बता दूं, जिस दिन ये चीज आपके अंदर आ गई, स्त्रियों का सम्मान करना आप सीखे, लगन और मेहनत के साथ साथ वो अचीवमेंट से कोई आपको रोक नहीं सकता है, वो लक्ष्य को प्राप्त करने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। और शायद अपने यहाँ वेदों काल से इसीलिए कहा गया है कि जहां पर नारी का सम्मान होता है वहीं पर ईश्वर का वास होता है। इसमें दम है, इसको आप प्रैक्टिकल करके देखिए। आप उस घर में देखिए जहां बहू का सम्मान होता है, जहां बेटी का सम्मान होता है, पत्नी का सम्मान होता है, उस घर में कभी कला नहीं होती, झगड़े नहीं होते, विवाद नहीं होता है। विवाद वहीं पर होता है जहां पर हम नारी का सम्मान करना भूल जाते हैं। आपको भी आगे के क्षेत्र में बढ़ना है तो आप सब होने के साथ साथ ये भी करिए। आज प्रतियोगी छात्रों में एक चलन हो गया है, रात में जग कर पढ़ना और देर तक सुबह उठना। मैं बार बार आपसे कहूंगा ये बहुत गलत है, ये बहुत गलत है। हो सकता है कि आप रात भर पढ़ करके पद प्रतिष्ठा प्राप्त भी कर लें, लेकिन जो मैंने आपको बताया, जो आचरण आना चाहिए, जो संस्कार आना चाहिए, वो आपके अंदर नहीं आ पाएगा, वो आपका आ ही नहीं पाएगा। इसके लिए बहुत जरूरी है आप समय पर खा लीजिए, समय पर सो जाइए, और मॉर्निंग में आप जितने बजे सुबह उठ सकते हैं उस समय पढ़ने की आदत डालें, तो ये निश्चित रूप से आपके लिए ठीक होगा। क्योंकि अंत में मैंने कहा कि नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी ये बात मैं जरूर बार बार जहां भी जाता हूँ जरूर कहता हूँ, अपने अंदर अपनी भारतीय संस्कृति से हटकर दूसरी संस्कृति को आप आने मत दीजिए, क्योंकि ये कुचक्र चल रहा है समाज में आपकी संस्कृति को डाउन करने का, आपके कल्चर को, आपकी भारतीय संस्कृति को दबाने का, कुचलने का और दूसरी संस्कृति को हावी होने का। वो क्यों हो रहा है? जो मैंने शुरू में बताया कि आज हम वेस्टर्न कल्चर की ओर ज्यादा बढ़ रहे हैं, अंग्रेजियत की ओर ज्यादा बढ़ रहे हैं। अंग्रेजी विद्यालय में हम अध्ययन कर लें, इसमें होड़ लगी हुई है। अच्छे अच्छे हिंदी विद्यालय हैं, शायद वहां पर लोग नहीं जाते हैं, और अंग्रेजी विद्यालय के लिए लोग हमारे पास भी सोर्स लगाने आते हैं, साहब आप प्रिंसिपल से कह दीजिए हमारा एडमिशन हो जाए। अरे क्यों चाहते हो भैया? आप हिंदी मीडियम के विद्यालय में अच्छे अध्ययन है, आप पढ़ाइए ना। आपने अगर वहां पर पढ़ाया, ये मान के चलिए
आप अंग्रेजी पढ़ना सीख जाएंगे, अच्छा बोल भी लेंगे, हो सकता है अच्छी पढ़ाई करके अच्छी सर्विस पालें आप, लेकिन संस्कार आपके अंदर नहीं आएगा। वो कैसे नहीं आएगा, एक उदाहरण देकर के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। माँ बाप ने 2 बेटों को बड़े तरीके से अंग्रेजी विद्यालय पढ़ाया, अंग्रेजी शिक्षा दिया, अंग्रेजी कल्चर दिया। स्वाभाविक सी बात है कि बच्चे पढ़ लिख करके बड़े हो गए और अच्छी विदेशों में सर्विस भी लग गई, दोनों अच्छी जगह सर्विस भी करने लग गए। लेकिन माता पिता जो इंडिया में थे और दोनों बच्चे जो विदेश में थे, उसमें माँ का निधन हो जाता है। पिता फोन से बताता है कि भाई माता जी का आपके निधन हो गया है, बेटे आ जाओ, क्रिया संस्कार कर देते हैं। तो छोटा बेटा आता है। ये आईपी की सख्त रिपोर्ट है, जो जब बाप सुसाइड करता है वो लिख कर जाता है, शूट करता है और लिख कर जाता है, पहले लिख कर जाता है कि पूछता है कि बड़े भाई क्यों नहीं आए, मां मर गई, क्रिया संस्कार को शामिल होना चाहिए था। तो छोटे बेटे ने कहा कि बड़े भैया ने कहा है कि ऐसा है कि अभी माँ का निधन हो गया है, तुम चले जाओ, जब पिताजी मर जाएंगे तो मैं चला जाऊंगा। ये कल्चर अपने यहाँ का नहीं है। इतना सुनकर जब उसको लगा जब पिताजी को यही चाहिए तो शूट कर लिया, दोनों लोग वहां पर मर गए। कहते अब तो बुला लो, अब तो मर जाए। ये कल्चर हमको पाश्चात्य से मिल रहा है, वेस्टर्न से मिल रहा है, कि अपनी भारतीय संस्कृति नहीं है। भारतीय संस्कृति पत्नी के प्रति, बेटी के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए। उसके लिए कितनी आहुति देना पड़ जाए, कितना कष्ट उठाना पड़ जाए, हम उठाएंगे, लेकिन हम किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, किसी का सम्मान नहीं भूलें। हमारा बड़ों के प्रति क्या कर्तव्य है, छोटे बड़े के प्रति क्या लिहाज है, इसको हम नहीं भूलेंगे। तो आज के दिन मैं समझता हूँ विद्यार्थियों के बीच में आकर इतना ही बोलना मेरे लिए पर्याप्त होगा। फिर कभी मौका मिला तो फिर बोलूंगा। ओके।